गौतम गंभीर, ये नाम आज बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया है। कुछ लोग इनको बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोग इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। एज ए प्लेयर गौतम गंभीर बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड थे, आप मानो या ना मानो। बट अगर वो अच्छी बैटिंग नहीं करते 2007 वाले T20 वर्ल्ड कप फाइनल में और 2011 वाले ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में, तो इंडिया वो दोनों मैचेस हार गए होते और आज हमारे पास 2 वर्ल्ड कप ट्रॉफीज नहीं होते। एज ए क्रिकेटर हम गौतम गंभीर को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। जब से वो हेड कोच बने हैं इंडियन टीम के, इनके ऊपर बहुत ही बड़े बड़े सवाल उठने शुरू हो गए हैं। 9 जुलाई 2024 जब पूरा इंडिया 11 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी जीतने की खुशी मना रहा था, तभी ये खबर निकल के आती है कि गौतम गंभीर इंडिया के अगले हेड कोच बनने वाले हैं। जब ये न्यूज बाहर आई तो लोग इसको बीसीसीआई का मास्टर स्ट्रोक बोल रहे थे, क्योंकि गौतम गंभीर के मेंटरशिप के अंडर ही कोलकाता नाइट राइडर्स ने 10 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। तो लोगों का ये मानना था कि T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद अगर इंडियन टीम को आईसीसी ट्रॉफी जीतने का सिलसिला शुरू रखना है तो गौतम गंभीर ही परफेक्ट आदमी है। पर पिछले कुछ महीनों में बातें इतने बिगड़ चुकी है कि इंडियन फैंस बोल रहे हैं कि बस हो गया, गौतम गंभीर को हेड कोच पोजीशन से निकाल देना चाहिए। ऐसा क्या हो गया कि इतने कम समय में इंडियन फैंस का सेंटीमेंट इतना ज्यादा चेंज हो गया गौतम गंभीर को लेके, ये मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गंभीर के हेड कोच अपॉइंट होते ही कुछ लोगों ने गेस कर लिया था कि बीसीसीआई का ये फैसला सही नहीं होने वाला, क्योंकि गंभीर जो ये मानते थे कि इंडियन टीम में कभी भी किसी फॉरेन कोच को अपॉइंट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इस देश से प्यार ही नहीं करते और अपना जॉब करके बस पैसे कमाने आते हैं। उन्होंने खुद ही अपने बॉलिंग स्टाफ में मॉर्ने मॉर्कल को बॉलिंग कोच बनाया और रायन टेंडुलकर को असिस्टेंट कोच बनाकर ये बता दिया कि जरूरी नहीं है कि जो चीज गौतम गंभीर कैमरा पे बोलते हैं उसको बिलीव करना ही चाहिए या नहीं। इस चीज को लेके उनको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, बट एक और फैसला था जिसके वजह से उनको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, और वो फैसला था हार्दिक पांड्या को कंप्लीटली लीडरशिप ग्रुप से बाहर निकाल देना। गंभीर का पहला असाइनमेंट होता है श्रीलंका टूर में T20 और ODIs का, जिसमें सिलेक्टर्स एक बड़ा फैसला लेते हैं और वो ये था कि वो रोहित शर्मा के जाने के बाद वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या को लीडरशिप ग्रुप से ही बाहर कर देते हैं। अचानक से सूर्य कुमार यादव को नया T20 कैप्टन बना देते हैं। अब ये तो गंभीर ने खुद ही कई बार कहा है कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी सूर्य कुमार यादव को केकेआर से जाने देना। तो इस डिसीजन के बाद लोग समझ गए थे कि इस फैसले के पीछे गंभीर का ही हाथ है और एटलीस्ट T20 टीम में गंभीर अपना पूरा कंट्रोल रखने वाले हैं। खैर, गंभीर पर होने वाला ये क्रिटिसिज्म जल्दी बंद हो जाता है, क्योंकि इंडिया T20 सीरीज में श्रीलंका को 3-0 से व्हाइट वॉश कर देती है। लेकिन इसके बाद होने वाले ओडीआई सीरीज में रोहित शर्मा के अलावा बाकी कोई भी बैटर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाता और ये सीरीज इंडिया 2-0 से हार जाती है। लेकिन उस सीरीज को हारने के बाद लोग गौतम गंभीर को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करते, क्योंकि इंडिया ने श्रीलंका को 3-0 से व्हाइट वॉश कर दिया था T20 सीरीज में और इंडिया ने जस्ट T20 वर्ल्ड कप जीता था, तो फैंस उसके हैंगओवर में थे। इसके बाद इंडिया का टेस्ट सीजन शुरू होता है, जिसमें इंडिया बांग्लादेश के अगेंस्ट होने वाली 2 टेस्ट को इजीली जीत जाते हैं और बांग्लादेश के अगेंस्ट दूसरे टेस्ट मैच में तो इंडिया को बारिश के कारण बस 2 ही दिन मिले थे, लेकिन उसमें भी इंडिया T20 के अंदाज में बैटिंग करके वो टेस्ट अपने नाम करते हैं। जिसके बाद लोग गौतम गंभीर और रोहित शर्मा को क्रेडिट देते हैं और उन्हें बेसबॉल से कंपेयर करते हैं, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि अब इंडिया का टेस्ट क्रिकेट में एक नया दौर शुरू है, जहाँ पे इंडिया टेस्ट में भी T20 से बैटिंग करेगी और सारी टीम्स की तगड़ी धुलाई करेगी। लेकिन गौतम गंभीर को उनके एक फैसले के लिए अभी भी क्रिटिसाइज किया जा रहा था, और वो था कि उन्होंने हर्षित राणा को अपने पहले श्रीलंका टूर से ही स्क्वाड में रखा था, वो भी सिर्फ उनके आईपीएल फॉर्म के बेसिस पर। इनफैक्ट हर्षित को बिना किसी खास लिस्ट या फिर फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड के ओडीआई और टेस्ट स्क्वाड में भी शामिल कर लिया था। लेकिन ना तो गंभीर ने उन्हें किसी T20 मैच में मौका दिया, ना ही किसी ओडीआई मैच में और ना ही किसी टेस्ट मैच में। लोग समझ गए थे कि गंभीर ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हर्षित राणा को केकेआर 31 अक्टूबर तक एज एन अनकैप प्लेयर रिटेन कर पाए। लेकिन क्या किसी करंट इंडियन टीम के हेड कोच को अपने पुराने आईपीएल टीम के बारे में सोचना चाहिए, या फिर कैसे वो इंडिया के बेंच स्ट्रेंथ को यूज कर पाए उसके बारे में सोचना चाहिए? गंभीर के इस फैसले से लोग तो ये समझ चुके थे कि गंभीर ने पॉलिटिक्स तो छोड़ दी है, पर वो अभी भी पॉलिटिक्स करना नहीं बोले हैं। खैर, इसके बाद इंडिया और न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है, जहाँ पर इंडिया 46 रन पे ऑल आउट हो जाती है पहली इनिंग्स पर। लेकिन बाद में न्यूजीलैंड 350 रन की लीड देती है और इंडिया
460 रन बनाती है और एक अच्छा फाइट बैक करती है। लेकिन फिर कोच गौतम गंभीर और इंडियन बैटर्स का बुरा दौर शुरू होता है, क्योंकि अगले 2 टेस्ट मैचेस में भी यशस्वी जायसवाल के अलावा कोई भी बैटर अच्छा परफॉर्म नहीं करता। चाहे वो कैप्टन रोहित शर्मा हो या फिर विराट कोहली, कोई भी बैटर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता और बुमराह के अलावा कोई भी बॉलर इंप्रेस नहीं कर पाता विद द बॉल। और ना ही रोहित शर्मा की कैप्टनसी में वो दम नजर आता है, जिसकी वजह से हम 12 साल बाद घर पे एक टेस्ट सीरीज हार जाते हैं, वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 व्हाइट वॉश। ये बहुत ही बड़ा ह्यूमिलेशन था इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इंडिया घर पे टेस्ट सीरीज हार जाएगी, वो भी ऐसी टीम जिसमें इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स थे। लेकिन उस सीरीज में भी इंडिया ह्यूमिलेट हो गई। असल में 3-1 से बॉर्डर गावस्कर सीरीज हारने का असली कारण हम सभी को पता है। उस सीरीज में इंडिया के कोई भी बैटर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था और एक कोच और कैप्टन उतना ही अच्छे होते हैं जितनी उनकी टीम अच्छी होती है। लेकिन इस सीरीज लॉस के बाद जब बीसीसीआई ने रिव्यू मीटिंग की, तब कुछ ऐसे बड़े खुलासे हुए जिनको सुन के आप हैरान हो जाओ। बट आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमने हमारे चैनल के एनालिटिक्स देखे जिसमें 98% लोग हमारे वीडियोस तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ है। ये चीज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डिसहार्टनिंग है, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है और आपको हम एंटरटेन करना चाहते हैं हमारे प्रीमियम क्रिकेट कंटेंट से। तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए नीचे वाला सब्सक्राइब बटन दबा के, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। इस मीटिंग के बाद रिपोर्ट्स में ये खुलासा हुआ कि गंभीर के जो पीए थे यानी पर्सनल असिस्टेंट थे, वो टीम के साथ ऐसे ट्रैवल कर रहे थे जैसे कि वो टीम का ही हिस्सा हो। यहाँ तक कि सिलेक्टर से तो ये भी कंप्लेंट सुनने में आई थी कि गंभीर के पीए सिलेक्टर्स के लिए दी गई स्पेशल कार में ट्रैवल कर रहे थे, जिसके वजह से सिलेक्टर्स आपस में टीम को लेकर कुछ प्राइवेट बातें डिस्कस ही नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ तक कि उनके पीए को बीसीसीआई के हॉस्पिटैलिटी बॉक्स में भी एंट्री दी गई और उन्हें प्लेयर्स के लिए जो 5 स्टार फैसिलिटी थी उसमें ब्रेकफास्ट करने को भी दिया गया। लेकिन इन रिपोर्ट से भी चौंका देने वाली खबर ये थी कि जो 4th मैच के बाद ड्रेसिंग रूम लीक्स हुए थे, उसमें गौतम गंभीर ने सरफराज खान का नाम ले लिया था। मतलब आप खुद ही सोचिए, सरफराज खान को टीम में बस 6 महीने हुए हैं, वो ऐसा करके अपने नए करियर को मुश्किल में क्यों डालेंगे। और ऐसा नहीं है कि सरफराज खान का ये पहला टूर है, सरफराज टीम के साथ ऑलरेडी 4 टेस्ट सीरीज खेल चुके थे और उन सीरीज में कोई भी ड्रेसिंग रूम लीक्स की बातें नहीं हुई थी। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो जो आर्टिकल ड्रेसिंग रूम लीक्स के बारे में था, उसमें गंभीर की तो एक पॉजिटिव इमेज ही बनाई गई है। और चलो हम मान ही लेते हैं कि ये ऑफ द फील्ड बातों का ऑन द फील्ड बातों से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो चलिए हम गौतम गंभीर के कुछ ऑन फील्ड डिसीजंस को देख लेते हैं। पहले तो गंभीर ने हर्षित राणा को आईपीएल रिटेंशन से पहले हर स्क्वाड में रखा, लेकिन उन्हें एक भी मैच में नहीं खिलाया। और फिर जब आईपीएल रिटेंशन में केकेआर ने हर्षित को एज एन अनकैप प्लेयर रिटेन किया, तो गंभीर ने सीधा हर्षित राणा को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच में खिलाया, जो कि राणा का डेब्यू गेम था। अब जैसे मैंने पहले बताया ना कि हर्षित राणा का फर्स्ट क्लास करियर का रिकॉर्ड इतना स्पेशल नहीं था कि उन्हें सीधा बीजीटी में डेब्यू दिया जाए, और ना ही हर्षित ने बीजीटी के पहले कोई वार्म अप गेम में इंप्रेस किया था। और इनफैक्ट मुकेश कुमार, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया ए और इंडिया के वार्म अप गेम्स में सबसे ज्यादा इंप्रेस किया था, उन्हें स्क्वाड में जगह ही नहीं दी गई। इसके अलावा बीच सीरीज में अश्विन का रिटायरमेंट और रिटायरमेंट के अनाउंसमेंट से पहले अश्विन का गंभीर के साथ किसी बात पर बहस करना भी इस बात का सबूत था कि ड्रेसिंग रूम में कोई भी गौतम गंभीर के साथ खुश नहीं है। और गंभीर का हर्षित राणा के लिए प्यार यहीं पर ही नहीं रुकता, उन्होंने तो हर्षित को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में इंक्लूड कर दिया है अहेड ऑफ मोहम्मद सिराज। अब आप ही मुझे बताओ कि हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज के बीच में बेटर ओडीआई बॉलर कौन है? मोहम्मद सिराज ने 2022 साल से ओडीआई में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट्स लिए, किसी ने भी सिराज से ज्यादा विकेट्स नहीं लिए, बट हर्षित राणा को सिलेक्ट किया जस्ट बिकॉज वो गौतम गंभीर के फेवरेट है। और गंभीर के सबसे बड़े ऑन फील्ड ब्लंडर को तो इस सीरीज के पहले ही मैच में श्रेयस अय्यर ने एक्सपोज कर दिया था, जब उन्होंने बताया कि अगर विराट कोहली इंजर नहीं होते तो श्रेयस अय्यर खेलते ही नहीं। ऑफ कोर्स गंभीर का जो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन के लिए प्यार है, उस चक्कर में वो श्रेयस अय्यर जैसे प्रोवन ओडीआई परफॉर्मर की जगह जायसवाल को खिलाने वाले थे। और सिर्फ जायसवाल को ओपनिंग कराने की बात नहीं है, सिर्फ एक लेफ्टी बैटर फिट करने की वजह से गंभीर गिल का बैटिंग नंबर भी चेंज करने वाले थे। वर्ल्ड कप में ओपनिंग में 350 रन और नंबर 4 पे 500 रन बनाने वाले प्लेयर को बाहर रखने का कोई सोच भी कैसे सकता है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि बीसीसीआई में गंभीर की ऐसी कौन सी पहुंच है कि सिलेक्टर्स और रोहित शर्मा ऐसे डिसीजंस को बिना कुछ बोले मान भी रहे हैं। अब ये तो थे गंभीर के ऑन एंड ऑफ द फील्ड ब्लंडर्स की बात, लेकिन उनके पीआर का क्या? हम लोग रोहित शर्मा और विराट कोहली को पीआर के मामले में क्रिटिसाइज करते रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ टाइम से पीआर के मामले में गंभीर भी पीछे नहीं है। रिसेंटली जब मनोज तिवारी ने गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज किया, तब हर्षित राणा और नीतीश राणा ने
गंभीर को डिफेंड करते हुए स्टोरीज डाले थे और उनकी स्टोरीज देख के साफ पता लग रहा है कि ये मैसेजेस किसी एक पीआर मशीनरी ने उनको भेजे हुए हैं। और गंभीर का पीआर यही तक नहीं रुकता। चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अनाउंस होने से पहले कैप्टन रोहित शर्मा, चीफ सिलेक्टर और कोच गौतम गंभीर की मीटिंग 2 घंटे तक चली थी, जिसके बाद एक जर्नलिस्ट, जिन्हें लोग रोहित शर्मा के फेवर में रिपोर्ट करने के लिए ट्रोल करते हैं, वो गंभीर के फेवर में रिपोर्ट निकालते हैं और उस मीटिंग में हुई बातों को रिपोर्ट करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि उस मीटिंग में बस 3 ही लोग थे, तो इस रिपोर्ट को लीक किसने किया? क्योंकि खुद रोहित शर्मा तो अपने बारे में नेगेटिव रिपोर्ट नहीं करवाएंगे, राइट? इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन था कि गंभीर हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोहित ने मना किया है। पर गंभीर ही तो थे जिन्होंने आते ही हार्दिक को ये कहकर लीडरशिप ग्रुप से बाहर किया कि हार्दिक पांड्या एक इंजरी प्रोन प्लेयर है, या फिर ये कहे कि गंभीर लीडरशिप ग्रुप में शुभमन गिल जैसे यंग प्लेयर्स को चाहते हैं ताकि रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने के बाद टीम में उनका कंट्रोल रहे। अब देखो यार, मुझे गौतम गंभीर से कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो उल्टा चाहता हूँ कि वो अच्छा करे, जिसकी वजह से इंडिया आईसीसी ट्रॉफी जीतते रहे। वो 2027 साल तक कॉन्ट्रैक्टेड है इंडिया के हेड कोच बनने के लिए। 2026 में इंडिया T20 वर्ल्ड कप खेलेगी, 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेगी। मैं तो चाहता हूँ कि उनके लीडरशिप में हम ये सारे आईसीसी ट्रॉफी जीते। बट अगर गौतम गंभीर ऐसे ही डिसीजंस लेते रहेंगे तो इंडिया का डाउनफॉल शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपको गौतम गंभीर के बारे में क्या लगता है? आपके ऑनेस्ट ओपिनियंस